मैं विजय कुमार की दुकान पर बैठा हुआ था। अब मैं चूंकि उसकी असलियत जान चुका था, इसलिए उसकी जबान से निकलने वाले हर हर लफ्ज को गौर से सुन रहा था। जिद्दी रवानी और बेसाख्तगी से वो मुझसे अपनी चाहत और अकीदत का इजहार कर रहा था। कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी उसकी गर्द को न पहुंच सकता। वाकई भारतीयों की सरिश्त में ही लोमड़ी जैसी मक्कारी भरी हुई है। चाणक्य इनका गुरु था, जिसके कौल गीता के श्लोकों में ये झूम झूम कर पढ़ते हैं। चाणक्य का एक कौल या नसीहत ये भी है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे कमजोर है तो झपट कर उसे जेर कर लो, और अगर वो तुमसे तगड़ा है तो उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाओ, और जो ही वो तुम्हारी तरफ से जरा गाफिल हो तो पीछे से उस पर वार करो। बगल में छुरी मुंह में राम राम उसी का दिया हुआ दर्स है, जिसे हिंदू अपना मजहबी फर्ज जानकर आज तक अमल कर रहे हैं। भारत और नेपाल में कयाम के दौरान विजय कुमार पहला गैर मुस्लिम था जिस पर मैंने एतबार किया, और इस एतबार की वजह उसकी इतनी ऊंची दर्जे की एक्टिंग थी जिससे मैं भी धोखा खा गया। उसकी आत्मा अब नर्क में हो या स्वर्ग में, उसकी कामयाब एक्टिंग पर मैं आज भी उसे दाद देता हूँ। विजय की दुकान से उठकर मैं अपने होटल वापस आया तो वही रिक्शे वाला अपनी खाली सवारी के इंतजार में खड़ा था। ये ना तो नेपाली था और ना ही उसका लबो लहजा नेपाली था। उसने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि कहीं जाना है। मैंने कहा आज तो नहीं, अलबत्ता कल 11 बजे पाकिस्तानी सिफारत खाने जाऊंगा। मैंने उसे अपना प्रोग्राम महज इसलिए बताया था क्योंकि मैं अब इस चूहे बिल्ली के खेल से उकता चुका था। अब मेरा पहला शिकार इस रिक्शे वाले ने बनना था। रात को मैं अपने चीनी साथियों के साथ चिंगवा रेस्टोरेंट गया और मरियम के जरिए चीनी दोस्तों से जहरीली गैस का सिलेंडर मांगा। वो सिलेंडर देकर बाहर चले गए तो मरियम ने मुझसे पूछा कि अगर फिर मार धाड़ का काम करना है तो मैं ये काम चीनियों के जरिए क्यों नहीं करवाता। वो दरअसल पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देख रही थी और चाहती थी कि मैं इस खून खराबे की दलदल से बाहर निकल आऊं। मैंने उसे कहा कि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं और सिर्फ सामने आए हुए चंद दुश्मनों को खत्म करना है। उसके बाद मैं खुद भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। खटमंडू में मुझे जिंदा रहने के लिए उन्हें हलाक करना जरूरी है। जो ही मुझे महकमे ने वापस बुला लिया, मैं उसे लेकर सुकून और अमन की वादियों में चला जाऊंगा। चीनी साथी मेरे लिए 2 मजीद सिलेंडर लेकर वापस लौटे। हर सिलेंडर 10 अफराद के लिए काफी था और गैस के मौसर होने की ज्यादा से ज्यादा रेंज 3 फुट थी। मैंने एक सिलेंडर मरियम के पास छोड़ा और वापस होटल लौट आया। चीनी दोस्त भी मुझे होटल छोड़कर अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं होटल से बाहर आया। वहाँ कई रिक्शे खड़े थे। मुझे निकलते देखकर वो मखसूस रिक्शे वाला आगे बढ़ा। मैंने उसके रिक्शे के पास खड़े होकर सिगरेट निकालने और जलाने में इतना वक्त लगाया जिसमें मेरे चीनी दोस्त भी दूसरा रिक्शा ले लें। मेरे जैकेट की एक जेब में पिस्टल और दूसरी में सिलेंडर था। प्रोग्राम ये तय था कि मेरा रिक्शा रुकने के 20 सेकंड बाद वो मुझे पास करते हुए मुझसे पिस्टल और सिलेंडर लेकर आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तानी सिफारत खाने के पास मेरा इंतजार करेंगे। सीधी सड़क पर दूर भारतीय सिफारत खाने के लोहे की सलाखों वाले खुले दरवाजे दिखाई दे रहे थे। रिक्शा ड्राइवर अपनी कामयाबी को इतना करीब देखकर अपनी पूरी ताकत से रिक्शा चला रहा था। मैंने सिलेंडर जेब से निकालकर हाथ में ले लिया और रिक्शे वाले को कमर पर टहूका दिया। जो ही उसने गर्दन फेरी, मैंने उसके चेहरे पर गैस छोड़ दी। गैस उसके नथनों में घुसी तो वो लड़खड़ाया और चलता रिक्शा डोलने लगा। इससे पहले कि रिक्शा उलट जाता, मैं छलांग मारकर सड़क पर आ गया। एन उसी वक्त चीनी साथियों का रिक्शा मेरे नजदीक पहुंच गया। मेरा रिक्शा उलट चुका था, जिसके साथ ही रिक्शा ड्राइवर का बेजान जिस्म पड़ा हुआ था। चीनी साथियों का रिक्शा ड्राइवर ये मंजर देखकर रुका और इस दौरान मैंने सिलेंडर और पिस्टल उन्हें दे दिया और उन्होंने अपने रिक्शा ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहा। इस दौरान वहाँ सड़क के दोनों जानिब आने वाले रिक्शे रुकने लगे और 2-3 कारें भी वहाँ आकर ठहर गईं। सब यही समझे कि बेचारा ड्राइवर रिक्शे को कंट्रोल न कर सका। रिक्शा उलट गया और ड्राइवर उसके नीचे आकर बेहोश हो गया है। दूसरे रिक्शा ड्राइवरों ने उसके रिक्शे को सीधा किया और ड्राइवर की हथेलियों और तलवों पर मसाज करने लगे। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये शख्स मर चुका है। मैंने अपनी एम्बेसी की जानिब जाने वाली एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भारतीय सिफारत खाने के सामने से गुजरते हुए पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब उतर गया। गाड़ी का मालिक कोई नेपाली था और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसोस कर रहा था कि गुर्बत के मारे हुए ये ड्राइवर अपनी हिम्मत और ताकत से ज्यादा काम लेने के बायस चढ़ाई पर अक्सर इसी तरह बेहोश हो जाते हैं। भारतीय सिफारत खाने के खुले मेन गेट के अंदर 10-15 अफराद खड़े थे और उन सब की निगाहें उस रिक्शा ड्राइवर की लाश पर थीं, जिसे होश में लाने के लिए कई लोग उसके जिस्म पर मसाज कर रहे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद होने तक मैं वहीं रहा और वापसी पर बजाय अपने होटल आने के मैंने चिंगवा रेस्टोरेंट का रुख किया। हम सब का भूख से बुरा हाल हो रहा था। मरियम ने मेरे लिए खास तौर पर प्रॉन पकोड़े और चीनी साथियों के लिए नूडल्स बनवाए थे।
ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ چینی دوستوں نے میرا پسٹل اور سلنڈر مجھے واپس کیا۔ میں نے انہیں اگلے دن 10 بجے آنے کا کہا، لیکن انہوں نے مجھے میرے ہوٹل چھوڑنے تک وہیں رہنے پر اصرار کیا۔ رات کو 9 بجے میں اپنے ہوٹل واپس لوٹا۔ اگلے دن میں 11 بجے وجے کی دکان پر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ادھر ادھر گھوم کر میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا اور شام 5 بجے میں پھر وجے کی دکان پر گیا۔ اس بار وجے مل گیا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا اور آنکھوں سے خون ٹپکتا صاف آیا تھا۔ اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آج وہ میری پہلے والی آؤ بھگت بھی نہ ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ میں نے اسے کل والے رکشہ ڈرائیور کے اچانک بے ہوش ہو کر گرنے کا واقعہ سنایا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں اس کی اس کیفیت سے حقیقی معنوں میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ واقعہ بھارتی سفارت خانے کے قریب پیش آیا تھا اور اس وقت خلاف معمول سفارت خانے کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور 10-15 آدمی دروازوں کے اندر یوں کھڑے تھے جیسے کسی اہم شخصیت کے استقبال کے لیے جمع ہو۔ وہ میری باتیں سنتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی کوئی اہم شخصیت اس وقت آنے والی تھی تو جواب میں وہ ہاں یا نہ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑی جم چکی تھی۔ میں وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کل بعد دوپہر سے تم دکان سے ایسے غائب ہو کہ آج شام کو ملے ہو۔ میں نے تو یوں ہی کل کا کہہ دیا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ کل دوپہر سے اس کی طبیعت خراب ہے، وہ گھر چلا گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دکان پر آیا ہے۔ میرے وار جاری تھے۔ میں نے کہا کہ آج صبح یہاں آتے ہوئے ایک رکشے والے نے بتایا کہ کل والا رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی اور بالکل اچانک مر گیا تھا۔ میں نے وجے کو ہمراز بناتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس رکشے میں سوار تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وجے کو کہا کہ میں بہت جلد اس کے گھر بغیر اطلاع کے آ کر سرپرائز دوں گا اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش کی دال کھاؤں گا جس کی وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے۔ وجے کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ میں اس کی اس کیفیت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے دوستی کا لبادہ اوڑھ کر مجھے بے وقوف بنانا چاہا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ بروقت اس کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی، ورنہ میں تو دوستی کے بھروسے اس پر اندھا اعتماد کرنے والا تھا۔ وجے کو اسی ذہنی اذیت میں چھوڑ کر میں اس کی دکان سے چلا آیا۔ اپنے ریسٹورانٹ میں مریم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے اغوا کرنے کا مشن بنیادی طور پر وجے کو سونپا گیا تھا۔ رکشے کے ذریعے مجھے بھارتی ایمبیسی میں لے جانے کی کوشش یقیناً ان کا سٹینڈ بائی اٹیمپٹ تھا جس پر وجے کو ریلیف دینے کے لیے پہلے عمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ اب فیل ہونے کے بعد وجے پر اسے مکمل کرنے کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی۔ میری وجے سے گفتگو اسے نفسیاتی طور پر زیر اور مایوس کرنے کے لیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وجے کو نفسیاتی طور پر اس مقام پر لے آؤں جہاں وہ انتہائی ڈسپریٹ ہو کر ایسا قدم اٹھائے جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہو اور مجھے اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے محسن کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وجے کی دکان اور اس سے سامان لینے والے مہاجروں کی اس کی دکان پر آمد کی نگرانی کرے۔ اس نگرانی کے فوری ہی مثبت نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلے تو مہاجروں سے بدزبانی کی اور پھر سامان دینا بند کر دیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور انتہائی پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے مزید پریشان کرنے کے لیے میں نے محسن کے ذریعے نئے شادی شدہ 6 مہاجروں کی خدمات بھی معقول معاوضے پر حاصل کر لیں۔ انہیں صرف یہ کرنا تھا کہ وہ وجے کا ہر وقت پیچھا کریں اور خصوصی طور پر جب وہ گھر جائے تو اس کے گھر کے دروازے تک اس کا پیچھا کریں اور اپنی حرکات سے اس پر یہ ظاہر کریں کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ محسن اور ان 6 مہاجروں نے اپنا کام اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ 6 روز بعد جب میں وجے کی دکان پر گیا تو اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا گویا برسوں کا مریض ہو۔ ہر وقت چہکنے والے وجے نے کئی روز سے شیو نہیں بنائی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پر وہ چونک جاتا۔ سڑک پر سے گزرنے والے جس شخص کو بھی وہ اپنی دکان کی طرف دیکھتے پاتا اس کی نگاہیں دیر تک اس کا تعاقب کرتی۔ نگرانی کرنے والے مہاجر ہر 5-7 منٹ کے بعد اس کی دکان کے سامنے سے اسے گھورتے ہوئے گزرتے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بے اختیاری میں بول اٹھا، نامعلوم یہ لوگ بار بار میری دکان کے سامنے سے کیوں گزرتے ہیں؟ یہ میرے گھر تک میرے پیچھے جاتے ہیں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں وجے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ سے تھپکی دینے سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی اکڑا کر ایسے رکھی جیسے پستول کی نال ہو۔ انگلی پشت سے لگتے ہی وجے کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ کو سہلایا اور پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وجے کی حالت ایسی ہو چکی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے چاروں طرف اپنی موت ہی موت دکھائی دیتی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کیونکہ ایسے حالات میں انسان انتہائی مایوس ہو کر ڈسپریٹ قدم اٹھاتا ہے۔
आपको याद होगा कि दिल्ली में DMI हेडक्वार्टर्स में गार्ड्स को हलाक करके मेरा जख्मी हालत में फरार होना ऐसी ही कैफियत के ज़ेरे असर था। मुझे तवक्को थी कि एक आध रोज में ही विजय का रद्द अमल सामने आ जाएगा, लेकिन जहां मैं फिर गलती कर गया। मैंने अपने दुश्मन की बुज़दिलाना ज़हनियत को फरामोश कर दिया था। मौत और चिता की आग से डरने वाली ये कौम आसानी से मौत का न तो सामना करती है और न ही उसे कबूल करती है। दूसरे रोज मुझे मोहसिन और दूसरे महाजिरों से मालूम हुआ कि विजय सुबह पहली बस से खटमंडू से बीरगंज चला गया है। खटमंडू से विजय 2 महीने गायब रहा और जब वापस लौटा तो खासा संभल चुका था। इस बार वो नए इरादों और नई चालों के सहारे आया था। खटमंडू से भागने से पहले उसकी मौत का वक्त नहीं आया था और वापसी पर मौत खुद उसके ताक़ुब में थी, जिससे वो इस बार न बच सका। विजय से जो महाजिर सामान लेते थे उनका काम बंद हो चुका था। मैंने मोहसिन के जरिए उन्हें बुलवाया और उन्हें 1-1 हज़ार रुपया दिया कि वो थोक की दूसरी दुकानों से सामान खरीदें। मैंने उन्हें कहा कि वो ये रुपया वापस न लौटाएं बल्कि इसे अपनी पूंजी समझकर काम करें। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले ये महाजिर बहुत खुश हुए क्योंकि विजय उन्हें सिर्फ 200-300 का सामान फीकस देता था। उन्होंने बताया कि थोक की दूसरी दुकानों पर सामान विजय के सामान से मुकाबलतन सस्ता मिलता है। विजय के बकौल वो महाजिरों को सामान कार खैर समझकर बगैर मुनाफे के दे रहा था, लेकिन लाला जी इस कार खैर में भी डंडी मारने से नहीं चूके। विजय के जाने के बाद दुश्मन जाहिरी तौर पर सामने न था। भारतीय सिफारत खाने में यकीनन कई लोग सर जोड़कर बैठे और मुझे जिंदा गिरफ्तार करने के मंसूबे बना रहे थे जिनसे मैं बेखबर था। अपनी हिफाजत के लिए मुझे कादिर मुतलक की ज़ात पाक पर यकीन कामिल और अपने पिस्टल पर भरोसा था। जिंदगी के गुज़श्ता 3 बरस के हालात ने मेरी जहनी हालत में ये तब्दीली कर दी थी कि यकसुई और बगैर हंगामे के जिंदगी मुझे बहुत गिरा गुजरती। लपकना झपटना मेरी आदत बन चुका था। मैंने जब भी अपनी इस अमन बेजारी का मरियम से जिक्र किया, उसने ऐसे गुस्से भरी आंखों से मुझे देखा कि मुझे अपना मौजू बदलना पड़ा। वो हर वक्त मेरी हिफाजत और सिक्योरिटी के प्लान बनाती रहती और मेरी बातें सुनकर उसे तैश आ जाता। वो उन औरतों में से नहीं थी जो ऐसे मौकों पर पसपा या खामोश हो जाती हैं। वो अपनी बात मनवाने की अहल थी और उसकी यही बात मुझे अच्छी लगती थी। मुझे अक्सर ख्याल आता कि दुनिया भर में मेरी वालिदा के अलावा एक और ऐसी हस्ती भी है जिसे मेरी जिंदगी अजीज है, वरना जिससे ये तवक्को होनी चाहिए थी वो तो मेरी वालिदा के सामने मेरी मौत की दुआएं मांगती थी। अब मेरा रोज का मामूल सिर्फ ये रह गया कि दिन में कभी मेन बाजार, कभी शेर पंजाब रेस्टोरेंट और कभी सिफारत खाने चला जाता। शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट जाना लाजमी था, बल्कि लाजमी बना दिया गया था। वहां से वापसी पर मोहसिन अक्सर मेरे इंतजार में होता। उससे दिन भर की खबरें मिलती और गपशप रहती। मेरे 15-16 शब रोज इसी तरह बसर हुए। इस दौरान UNO की भेजी हुई इमदाद हमारे सिफारत खाने को मौसूल हुई। महाजिरों की शिकायत और भारतीय सिफारत खाने के प्रोपेगेंडे की वजह से UNO का एक अफसर भी आया जिसने कपड़े और दूध के डिब्बे अपने सामने तकसीम करवाए और माली इमदाद की 3 माहवार इक़साद भी महाजिरों को यकमुश्त दे दी गई। मेरे मुतालिक भी महाजिरों के एक वफ्द ने उसे बताया, लिहाजा मुझे अपने सिफारत खाने में तलब किया गया, जहां मुझे बहुत मुतमव्विल एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर UNO के अफसर से मुतारिफ करवाया गया जो महाजिरों की हमदर्दी में यहाँ अपनी खुशी से रुका हुआ था। सफीर साहब और दोनों सेक्रेटरी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। मुझे उन्होंने बादिल नखास्ता बुलवाया था कि कहीं मैं उनके पोल न खोल दूं। मेरा जी तो बहुत चाहता था, लेकिन महज इसलिए खामोश रहा कि एक गैर मुल्की के सामने अपने मुल्क के नुमाइंदों की जिल्लत को मैं अपने मुल्क की और अपनी जिल्लत समझता था। उन्हीं दिनों मैंने मोहसिन और अपने चीनी साथियों के हमरा खटमंडू से चंद किलोमीटर के फासले पर शिव के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस मंदिर से मुताल्लिक बहुत सी रिवायात मशहूर थी जिनका जिक्र आगे आएगा। इस बार मेरे जाने का मकसद कुछ और ही था। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, वैसे ही यूरोपियन और अमरीकी नशेबाजों की मंजिल की इंतहा खटमंडू है। उन दिनों अफगानिस्तान में सफर बिल्कुल महफूज था। चरस और अफयून के रसिया हिप्पी अमरीका और यूरोप से भरी जेबों के साथ रवाना होते थे। उनकी पहली मंजिल तुर्की होती, जहां वो महंगे दामों चरस और अफयून खरीदते और वहां से वो अफगानिस्तान पहुंचते, जहां उन्हें ये नशावर चीजें निस्बतन बहुत सस्ती मिलती। ये हिप्पी मर्द और औरतें अपनी तकरीबन सारी पूंजी से उन्हें खरीद लेते, लेकिन वहां के माशरती माहौल से डरते हुए ये वहां कयाम न करते, बल्कि पाकिस्तान और भारत से होते हुए खटमंडू पहुंच जाते। खटमंडू का सर्द मौसम और माशरा उन्हें मुआफिक आता और ये वहीं के हो जाते। पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नेपाल में चरस और
और दूसरे नशे करने की खुली इजाजत है, सिर्फ खरीदो फरोख्त ममनू है, और वो भी रस्मी तौर पर। ये हिप्पी खटमंडू में आजादी से चरस और अफ्यून के धुएं उड़ाते और अपने गुरु राजनीश के गुन गाते। राजनीश एक इंटरनेशनल फ्रॉडिया था जिसने अमेरिका, यूरोप और भारत में भी एक नए मजहब का आगाज किया। उसके मानने वाले हर बात में मादर पिदर आजाद होते। निहायत सुर्रत से ये मजहब फैला। उसके मानने वालों में अमेरिका, यूरोप और भारत की बड़ी मशहूर हस्तियां और खुसूसी तौर पर फिल्मों के सुपरस्टार शामिल थे। चंद बरस बाद पहले गुरु राजनीश, जो फ्रॉड के एक बड़े केस में मुलव्विस था, अचानक मंजर से गायब हो गया। लेकिन अमेरिका, यूरोप और भारत में उसके बनाए गए आश्रम या दूसरे अल्फाज में गुनाह के मराकज अभी तक भरपूर अंदाज में चल रहे हैं। काठमांडू के गेस्ट हाउसेज में ठहरे हुए इन हिप्पियों की चरस और पैसे खत्म हो जाते तो ये शिव मंदिर का रुख करते। एक पहाड़ी की चोटी पर बने हुए उस मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों की बनी हुई तकरीबन 85 बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन हिप्पियों की आखिरी मंजिल ये सीढ़ियां होती जहां ये भूख और नशे से सूख कर कांटा बने हर गुजरने वाले को देखकर चैरिटी चैरिटी की सदाएं लगाते। उन मशरकी अकवाम को जो मगरिब को खुद से अफजल समझती हैं, उन्हें खटमंडू में उस मंदिर की सीढ़ियां जरूर देखनी चाहिए ताकि उनका एहसास कमतरी खत्म हो। उस मंदिर में मेरे जाने का मकसद उन 3 इसराइली लड़कियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना था जो बज़ाहिर तो हिप्पी के रूप में यहाँ आई थीं, लेकिन खासे महंगे गेस्ट हाउस में रहती थीं। उनमें मेरी दिलचस्पी की वजह यह थी कि 4 जवान महाजिर लड़के खटमंडू से गायब हो चुके थे और उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। उनके मुताल्लिक मुसद्दिका इतलात ये थी कि ये चारों आखिरी बार उन इसराइली लड़कियों के साथ देखे गए थे। उसके बाद उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता न चला। ये भी महज एक इत्तेफाक था कि ये चारों महाजिर लड़के ग्रेजुएट थे। शिव के मंदिर की सीढ़ियों पर मैंने पहला कदम रखा ही था कि हर सीढ़ी पर बैठे 1 या 2 हिप्पियों ने चैरिटी चैरिटी की सदाएं लगाना शुरू कर दी। आप यकीन जानिए कि उनकी हालत कराची में बंदर रोड पर साबरी रेस्टोरेंट के करीब फुटपाथ पर डेरा डाले हेरोइनचियों से कुछ मुख्तलिफ न थी। बड़े हुए शेव, उलझे हुए गंदे बाल, मैले बदबूदार कपड़े पहने ये हिप्पी हरे रामा हरे कृष्णा का विर्द अपने अपने लहजे और सुर में मुसलसल करते जाते। उस वक्त तक मैं मगरबी मुमालिक में न गया था और न ही उनकी असलियत जानता था। इन बरतर मगरबी अकवाम के लोगों को इस हालत में भीख मांगते देखकर मुझे दिली खुशी हुई, और ये खुशी दो चंद उस वक्त हुई जब मैंने उन सब में 50-50 रुपए बांटने शुरू किए। ऊपर की सीढ़ियों पर बैठे बहुत सारे हिप्पी नीचे आकर मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वो हाथ बढ़ा बढ़ा कर मुझे छूते और चैरिटी मांगते। इस दौरान किसी हिप्पी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मुझे उसकी ये हरकत नागवार गुजरी। मैंने पलट कर देखा तो उसका चेहरा जाना पहचाना दिखाई दिया। मैं जहन में उसे लाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने कहा, फ्रेंड, वी ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम गोरखपुर टू नेपाल। ये वही जर्मन था, लेकिन नशे और भूख ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि मैं फौरी तौर पर उसे पहचान भी न सका। मैंने उसे हाथ मिलाया और कहा, मेरा इंतजार करो, मैं इनसे फारिग होकर तुमसे मिलता हूँ। हिप्पी मुझसे पैसे लेते और फौरन ही नीचे एक जानिब भागते हुए चले जाते। मैं उनसे फारिग होकर जर्मन के पास आया और उससे हाल अहवाल पूछा। उसने जवाब क्या देना था, उसकी हालत मेरे सामने थी। कहने लगा, मुझे जो कुछ देना है जल्दी से दे दो, वरना या तो चरस खत्म हो जाएगी या फिर उसके दाम एकदम बढ़ जाएंगे। मैंने उसे 200 रुपए देते हुए कहा कि मैं उन 3 इसराइली लड़कियों से मिलना चाहता हूँ जो तुम लोगों में शामिल हैं। उनके मुतालिक अगर तुम मुझे मालूमात दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा। नशे से टूटे हुए जर्मन के लिए 200 रुपए उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा थे। बोला, इनफ इनफ, यू कैन फाइंड दोज बिचेस इन टूरिस्ट इन एट नाइट। ये कहते कहते ये जर्मन भी बाकी हिप्पियों की तरफ भाग गया। हम लोग कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद अपने होटल वापस लौट आए। शाम को हस्बे मामूल मैं चिंगवा रेस्टोरेंट गया। मैंने मरियम को बताया कि मुझे उन लड़कियों की तलाश में जाना है। मरियम ने हस्बे आदत मेरे वहां जाने की मुखालिफत की। मेरे काफी देर उसे समझाने और इस तलाश की असल हकीकत बताने पर वो बादिल नखास्ता रजामंद हुई और मुझे जाने की इजाजत दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।